आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज एक बहुत बड़ा खुलासा समझ लीजिए हम लोग करने जा रहे हैं। देश के सामने आज दो बड़े सवाल हैं। पहले तो ये जान लीजिए, पहला सवाल यह कि गोरखपुर दंगा कांड का डायरेक्टर कौन, यह हम अभी डिबेट करेंगे। गोरखपुर दंगों का डायरेक्टर कौन। और दूसरा सवाल यह कि कश्मीरी पंडितों का कौन सगा, किसने ठगा, यह सवाल उठाएंगे ठीक 8:27 पर। अभी हम डिबेट करेंगे गोरखपुर दंगा कांड का डायरेक्टर कौन। और हमारे साथ आप देख भी रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि किशन साहब, गोरखपुर के सांसद, क्योंकि गोरखपुर में एक बहुत बड़ा प्लान था दंगे का। सवाल यह है कि योगी के शपथ के दिन, ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, योगी के शपथ के दिन गोरखपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, वो क्या गोरखपुर के साथ साथ यूपी को जलाने और झुलसाने की कोशिश थी? यह डिबेट अब हम करेंगे 7:57 पर। गोरखपुर दंगा कांड का डायरेक्टर कौन, बहस नंबर 1। और बहस नंबर 2, कश्मीरी शिक्षकों का कौन सगा, किसने ठगा। लेकिन 25 मार्च को ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे ना, उसी दिन गोरखपुर के चौरा चोरी में जबरदस्त हिंसा हुई। तस्वीरें देखेंगे आपकी रूह कांप उठेगी। जबरदस्त हिंसा हुई, आग के हवाले कई वाहनों को कर दिया गया, पुलिस के वाहनों को फूंक दिया गया, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। बहुत बड़ा प्लान था योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन यूपी को जलाने का। आपको बता दें, सिक्किम में धनंजय यादव नाम के एक सैनिक की दुखद मौत हुई और उसे शहीद का दर्जा दिलाने की आड़ में हिंसा भड़काई गई। ये तस्वीर अगर हम दिखाएं, जब गोरखपुर में दंगे का प्लान था, वो तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ आएगा कि उस दिन आगजनी हुई, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोकी गई। आरोप है कि यह हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी, पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को उकसाया गया। गोरखपुर हिंसा कांड में आपको बता दें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 3 समाजवादी पार्टी के नेता फरार हैं, जिन पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। सवाल यह कि ये यूपी में हार के लिए योगी से बदला, मतलब योगी से हार यूपी से बदला लेने की कोशिश थी क्या? ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो दंगे प्लान वाली तस्वीरें हैं, ये एक बार हम फुल स्क्रीन पर अगर दिखा दें कि किस तरह से शपथ ग्रहण वाले दिन जबरदस्त वहां पर हिंसा हुई, जबरदस्त वहां पर दंगे का प्लान था, आगजनी की गई। ये देखिए आप, एक सैनिक की अंतिम यात्रा वहां पर निकाली गई, लेकिन नारेबाजी, वहां पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह ये देखिए आप, कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां उसमें शामिल हुए। ये देखिए, उसके बाद वहां पर दंगा भड़का, पुलिस वहां पर आई, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, कई गाड़ियों को वहां पर फूंका गया है, कई जगह आगजनी हुई है। यह सब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण वाले दिन हुआ है। यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ के, योगी के गोरखपुर को जलाने का पूरा प्लान था। यह एलआईयू की जो रिपोर्ट है उसमें भी आ गया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी आ गया है कि ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में ये चौरा चोरी में किस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, जबरदस्त दंगा भड़काने का प्लान था। नारेबाजी करने वाली भीड़ ने पत्थर फेंके, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई है, कई वाहनों को फूंक दिया गया, कई जगह हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है। और रवि किशन तो यहां तक कह रहे हैं कि गोरखपुर नहीं, पूरी यूपी को जलाने का प्लान था, कि किस तरह से एक तरफ शपथ ग्रहण हो रही है और देखिए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। यह प्लान था, लेकिन यह नहीं हो पाया। रवि किशन मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि गोरखपुर से सांसद है। इन्हीं तस्वीरों के साथ उन पर बात करेंगे। ये रवि किशन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या प्लान? और मेरे साथ विक्रम सिंह भी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, उनको भी आप देख पा रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि किशन, क्या प्लान क्या था इनका? ये जो चौरा चोरी दंगा प्लान था, क्या क्या प्लान था रवि किशन? देखिए, दंगे का एक प्लान था कि एक फौजी थे जिनका अकॉर्डिंग टू आर्मी, जो वहाँ पर फौज से पता चला कि उन्होंने सुसाइड शायद किया था, उसकी बॉडी को लेके इन लोगों ने धरना दिया कि उनको 1 करोड़ दिलवा दीजिए। जो भी एक मूवमेंट था, वेल प्लान था, विच दे ऑल्सो वर अवेयर। और उसमें लोगों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा की, उसमें 14 लोगों पे कुछ मुकदमा भी हुआ और इन लोगों ने जनता की गाड़ियां तोड़ी वहाँ पर,
5 मुकदमे जनता के तरफ से, एक पुलिस के तरफ से मुकदमा है। रेलवे ट्रेन भी रोकी इन्होंने, रेलवे की यहाँ से भी, रेलवे की तरफ से भी एक मुकदमा है। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़े दंगे की प्लान थी कि पूर्वांचल में उस तरह से आग फैल जाए। और इसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी है, 3 लोग फरार हैं, 3 या 4 लोग अभी फरार हैं। जो अभी हमारी बात हुई, कप्तान साहब से भी बात हुई, तो ये सारी मूवमेंट पता चले कि एक बहुत बड़ी दंगे को का स्वरूप देना था। लेकिन ये लोगों को मैं आप लोगों के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर हम लोग चुनाव बहुमत में जीते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। नहीं, उसके साथ छेड़खानी, तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता, उसके साथ खिलवाड़ महाराज जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की हानि, उनकी गाड़ियों को तोड़ना और समाज को डराना, रेलवे प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को अपने, क्योंकि सारी डिटेल पता चल गई और वो जो लोग फरार हैं वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं, मेरे को तो ये है कि ये हार गए तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता। मैं विक्रम सिंह आपके पास आऊं, उससे पहले एक और सवाल, क्योंकि मांग, मतलब मैंने जो खबर पढ़ी है, जो हमारे रिपोर्टर ने हम तक पहुंचाई है, वो तो ये कि एक सैनिक को शहीद के दर्जा देने की मांग को लेकर ये सब हो रहा था। ट्रेनें रोकी गई, कई जन आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ये लोग सड़कों पर उतरे थे, तो ये एक सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग थी। नहीं, जो फौज से पता चला कि उन्होंने, फौज से जो पता चला कि वो जो फौजी थे उन्होंने सुसाइड किया था, जो कि अभी हमारी कप्तान साहब से बात हुई कि वो तो उनके प्रोटोकॉल में, जो फौज के, आर्मी के प्रोटोकॉल में, आप अगर ऑन ड्यूटी आपकी डेथ होती है तो आपको सलामी मिलती है और आपको जो भी उसका मिलता है, व्हाटएवर कॉम्पनसेशन होता है। बट व्हेन यू कमिट सुसाइड, देन फौज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दे गिव सलामी टू लेकिन मुझे रवि किशन एक चीज समझाइए, मतलब मंशा मकसद क्या? सरकार तो बनी नहीं, तो फिर मंशा क्या, मकसद क्या, क्यों दंगे का प्लान, क्या कारण? शपथ वाले दिन, उसी दिन जिस दिन योगी जी शपथ ले रहे हो, गोरखपुर ही क्यों चुना इस दंगे के लिए? गोरखपुर, आप कह रहे हैं पूरे यूपी में आग लगाने का प्लान था, लेकिन गोरखपुर ही क्यों चुना? मकसद तो देखिए, ऑफकोर्स ऐसी, बिकॉज महाराज जी का गढ़ है, महाराज जी का घर है। गोरखपुर पूज्य महाराज जी के लिए जाना जाता है। वहाँ इफेक्ट करना मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उसका संदेश आ जाएगा, पूरे विश्व में उसका संदेश आ जाएगा कि जनता नाराज है या जनता ये ऐसी से गलत सोच के साथ ये लोग, ये एक थॉट, इनकी एक गंदी सोच थी जो कि बहुत खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उसको तुरंत, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा अभी अलर्ट है, बहुत ज़्यादा सतर्क है और महाराज जी ने पुलिस को पूरी फ्रीडम दी है कि कोई भी बदमाशी ना करे, कानून का कोई भी उल्लंघन करे, ऐसी ताकत किसी को ना हो। ठीक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, दे बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर। और यूपी एक 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। वहाँ पर अब वो बदमाशी वाले दिन लद गए। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश बन गया है, जहाँ पर किड्स आर एजुकेटेड, जनरेशन एजुकेटेड है। नहीं, लेकिन लोग आप बहकेंगे तो नहीं और इस तरह के बदमाशों को बार मुझे वही जहन में सवाल आ रहा है, हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता? मतलब विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं सर, मतलब हारे तो ये हाल है, जीतते तो क्या होता? कई समाजवादी पार्टी के नेता नामजद इसमें हैं, एक फरार भी चल रहा है, मनोरंजन यादव, 25,000 का इनामी बदमाश समाजवादी पार्टी का। ये तो सब फैक्ट्स हैं। तो हारने पर भी क्या प्लानिंग क्या थी सर? आपके पास भी रिपोर्ट जरूर पहुंची होगी गोरखपुर दंगा कांड की और शपथ वाले दिन। अमन जी, ये चीज, इस पे कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। कुछ चीजें कुछ लोगों के डीएनए में होती हैं और ये शरारतपूर्ण रवैया, इसका मैं समझता हूं आभास अखिल, जो वहां के बहुत ही कुशाग्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, रवि किशन जी ने जैसा फरमाया, वहां के एसएसपी बड़े ही होनहार और जुझारू पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन मेरा परामर्श ये होगा कि आपने अपनी सूझबूझ से एक विकट समस्या का निराकरण तो किया, लेकिन जो फरार हैं उनको नसीहत देने के लिए उनके इश्तिहार बना करके इनाम की राशि 50,000 कर दें और जिंदा
या अदरवाइज पकड़ के लाने के ऊपर ये 50,000 की इनाम की राशि दी जानी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए। अमन जी, गैंगस्टर एक्ट में चल अचल संपत्ति कुर्क करने का प्राविधान है, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। ऐसा दंड मिलना चाहिए उसी दिन जिस दिन योगी जी महाराज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। दंगा कराने की घृणित और कुंसित योजना, आपने बिल्कुल सही कहा। हार गए तब तो ये ट्रेलर दिखने को मिल रहा, कहीं जीत गए होते तब क्या करते? आप किसके ऊपर मुकदमा लिखाते, ये और बता दीजिए। आपकी दरअसल जो आपकी कुंठा है, कुंठा अपने पास रखिए, जनता के ऊपर थोपने की कोशिश न कीजिए। और लाश तो केवल एक बहाना था, उसके पीछे जो इनकी कार्य योजना थी कि दंगा भड़का करके सरकार को बदनाम करें, जनजीवन अस्त व्यस्त करें। लेकिन पुलिस को मैं सलाम करूंगा कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई से इनके एक बार ये तस्वीरें हम दिखा दें। मैं आ रहा हूं 1 मिनट में रवि किशन जी आपके पास आऊंगा। एक बार ये तस्वीरें दिखा दीजिए जिन लोगों ने अभी अभी देश नहीं झुकने देंगे लगाए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी तरह से दंगों का प्लान था। दंगों की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। गोरखपुर में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए थे। आगजनी की भी खबरें हैं, हाथापाई, तोड़फोड़, पुलिस के साथ टकराव। ये देखिए, ट्रेन रोकी, वाहन जलाए, ट्रेनें रोकी गई। ये सब कुछ उस दिन हो रहा था जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे। और फिर इन लोगों को 14 आरोपी हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। समाजवादी पार्टी, इसमें 200 जो है वो अज्ञात लोगों पर एफआईआर है, 56 नामजद है। ये खबर बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी। 3 एसपी नेताओं पर जो है 25-25 हजार का इनाम है। इसमें एक नाम भी है मनोरोजन यादव, वो फरार हैं। 25,000 का उन पर इनाम है। पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की। लेकिन रवि किशन, कोई पार्टी का कनेक्शन भी है क्या? मतलब ये जो मेरे पास है मनोरोजन यादव, समाजवादी पार्टी, कुछ पार्टी कनेक्शन भी है क्या रवि किशन? ये सपा की पार्टी के जी, हाँ। ये सब कुछ है। ये इन पर एफआईआर दर्ज है बाकायदा। नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं। सपा नेताओं का प्लान था ये दंगा प्लान। आप सांसद है, आप सपा नेता की बात कर रहे हैं, आप उनका प्लान था ये? सपा के पार्टी के लोग थे, सपा के नेता थे। नहीं, लेकिन फिर मतलब मेरे को तो आप ये अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे, हार गए तो इस दंगे का क्या मतलब है? मतलब अब हार गए, हार हो गई, या तो योगी से हार, यूपी से बदला, मिलेगा क्या? मतलब मंशा मकसद क्या? हार गए तो क्या मतलब है? क्यों समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी? रवि किशन, देखिए ये इनके चुनाव के भाषणों में भी आप सुनते होंगे, इनके नेताओं का थ्रेट, उनके वो सारी उनके ये इसी तरह इनका पास्ट भी उठा लेंगे। तो इसी वर्क पे, इसी प्लेटफॉर्म पर ये लोगों का काम था, इसी प्लेटफॉर्म पर थ्रेट करके राजनीति करना, थ्रेट करके वोट। अब देखिए, सबसे दुखद मुझे लगा कि हमारे जिले के बगल गोरखपुर के परसों एक लड़का बाबर को, उसको हत्या कर दी गई क्योंकि उसने मुस्लिम समुदाय का लड़का, उसने मिठाई बांटी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, तो उसको मार के सब लोगों ने मार डाला। अब मैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये सब जो भी माइनॉरिटी के नेता हैं, मुस्लिम समुदाय के नेता, पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई प्ले कार्ड लेके नहीं आए, कोई माइनॉरिटी के नेता ने बात नहीं की। वो ओवैसी साहब रहे या जो भी, या सपा के सारे नेता थे आज पार्लियामेंट में, मैं भी सदन से आया, तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोलकाता वाला रोल मॉडल, टीएमसी वाला, ये लोग उत्तर प्रदेश में क्यों अपनाना शुरू कर रहे हैं। ये मूवमेंट क्या था कि एक मुस्लिम लड़का बेचारा, वो अपने पूरे परिवार का सहारा था, घर चलाता था, और उसकी बुढ़िया माँ पर क्या होगा, और उसको यंग बॉय को, वेरी यंग किड, 23-24 साल का लड़का था, उन लोगों ने उसको डंडे से मार के, किस हथियार से पता नहीं, एंड दे किल्ड हिम। ठीक है, मैं रवि किशन आपके पास आऊंगा। अब रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अगर आप समय हमको और दे पाए। मैं राकेश त्रिपाठी आपके पास, अवनिजय श्रवस्ती भी मेरे साथ है, राकेश त्रिपाठी भी हैं, और साथ ही मेरे साथ सुधीर दुबे भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पहले अवनिजय श्रवस्ती, क्या आपको क्या लगता है साजिश क्यों, दंगे का प्लान क्यों? हार गए तो किस बात का दंगा, या हार का बदला है दंगा? यूपी से हार का बदला दंगा? अमन जी आपने सही कहा कि हारे हैं तो ये हाल हो रहा है। जीतते तो क्या होता, वही होता जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो पश्चिम बंगाल में अभी 4 राज्यों में भाजपा जीती, कहीं से भी आपको जीतने वालों की तरफ से जश्न में किसी हारे हुए पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई हमले की खबर नहीं आई। लेकिन
आप एक खबर बता रहे हैं गोरखपुर की, बाबर के बारे में खबर बताई अभी रवि किशन जी ने। एक महिला को तलाक देने की धमकी दी गई कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। नोएडा में हुआ, अमरोहा में हुआ, पूरे प्रदेश भर में ये हुई है घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक घटना ये बड़ी घटना है जो आपने चिन्हित की है, लेकिन इसके अलावा जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही। ममता बनर्जी को बुला के इसीलिए लेके आए थे, ममता बनर्जी को अखिलेश यादव बुला करके इसीलिए लेके आए थे कि वही मंत्र दो हमको हिंसा का, वही मंत्र दो हिंसा का, जिससे हिंसा के आधार पर हम इस प्रदेश में वो आग लगा सकें ताकि जनता डर करके अखिलेश यादव के शरण में जाए। ये जानते नहीं ये बाबा है, बाबा के 5 साल देखे हैं ना इन्होंने। वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा व्यक्ति कहां पर है आज, इनको मालूम नहीं है। मैं प्रदेश की जनता से जरूर अनुरोध करूंगा, अमन चोपड़ा जी आपके माध्यम से, सिर्फ पुलिस का साथ दें, अफवाहों से बचें, दंगा ना होने तो दें। फिर होगा ना, फिर क्या गारंटी आगे नहीं होगा? विक्रम सिंह, वही होगा जो मुख्तार आप अंसारी के सोचिए साथ हो रहा ये है, बाबर के साथ क्या हुआ, जो अतीक अहमद के साथ हो रहा है। आपको मालूम है ना कि चुनाव से पहले एक बड़ा वायरल हुआ था मोटरसाइकिल पे, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल का चालान किया। उसने क्या कहा, ले लो चालान, 10 तारीख के बाद देख लेंगे। प्रदेश की जनता को स्वीकार है क्या ये? ऐसे तमाम लोगों को बाबा, मैं बता रहा हूं, रवि किशन जी ने ठीक कहा कि सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था था। प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था में रहना चाहती है, निवेश भी आएगा, रोजगार भी बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा, क्योंकि अपूर्व उसमें उसके पास संसाधन है। मेरा सवाल ये है विक्रम सिंह, मेरा सवाल ये है कि ये तो जो डर था, वो जो बीजेपी कह रही थी, जो डरा रही थी, या डर था कि कल को आए तो क्या होगा, अब नहीं आए फिर भी हो रहा है। बाबर के साथ क्या हुआ, उसको मार दिया, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं ये सब, ये कब थमेगा? मतलब ये तो फिर आगे भी होगा विक्रम सिंह, इसका मतलब आगे भी एक और कोशिश होगी यूपी को जलाने की। ध्यान दे अमन जी, चिराग बुझने से पहले एक बार लौ प्रज्वलित होती है पूरे वेग से, ये वही चीज है। अब इनके समापन का समय आ गया है। योगी जी महाराज के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां किसी ने दुस्साहस किया या किसी में अगर आत्महत्या का कोई जज्बा हो तो बात अलग है, वरना जिस किसी को अपनी भविष्य के बारे में जरा सा भी चिंता होगी, इस तरफ करना तो छोड़ दे, देखेगा भी नहीं, और देखेगा तो मुंह की खाएगा। अभी तो 25-25 हजार का इनाम हुआ है। मेरा परामर्श होगा कि कल तक या तो दस्तयाब होंगे, यानी मिलेंगे, या 50 हजार का इनाम होगा। वरना मैं कहना नहीं चाहता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर, इनका भविष्य मुझे बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है दरअसल। और अगर इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो नसीहत दी जाएगी, खैर छोड़िए। लेकिन यह है कि जो कि इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी कि इन्होंने कोई दुस्साहस किया। अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। अब ये कानून के दायरे में रहते हुए जीविकोपार्जन करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं और बच्चों का ध्यान दें, वरना इस तरीके का दुस्साहस किया न जनता बर्दाश्त करेगी, न पुलिस, और महाराज जी की तो खैर बात कहना ही। इनको डर नहीं दिख रहा है राकेश त्रिपाठी? आपकी सरकार सारी चीजें जो विक्रम सिंह भी बता रहे हैं, डर होता तो ये सब कोशिश ना होती। मतलब सोचिए, लगभग दंगा कर दिया, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ, और प्लान बहुत बड़ा था। LIU की रिपोर्ट है, तो रामबग बाबर, उस बाबर को मारा, उसके बाद ये हो रहा, आगे भी होगा, तो खौफ तो कुछ बदला क्या? फिर बट्टल गया, आप ये कह सकते हैं। आप जी नहीं, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को अगर अमन जी मैं बताऊं, वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव, ये 3 विधानसभा चुनाव में विशेष तौर पर पिछले याद दिला रहा हूं, जो कानून व्यवस्था के मसले पर हुए हैं, कानून व्यवस्था की नकारात्मकता को लेकर के हुए। 2022 का चुनाव पहली बार कानून व्यवस्था की सकारात्मकता को लेकर के हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमको वोट किया। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि यही कानून व्यवस्था जो इनका हथियार है, इस हथियार को इनसे छीन लो, कैसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिगाड़ दो, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ स्पेस हो सकता है, तभी 2027 के चुनाव में हमारे लिए कुछ स्पेस हो सकता है। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जाए। लेकिन जो बात अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे, रवि किशन जी कह रहे थे, स्पष्ट तौर पर रॉन्ग नंबर डायल किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बाबा का बुलडोजर अभी बंद नहीं हुआ है, ये बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर, जो दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, और संपत्ति उनकी बेच करके कुर्की करके वसूली होगी। ये 25,000 रुपए के जो इनाम घोषित हुए हैं ना, ये इनाम सारे वसूल होंगे इनके घरों से ही, इनके घर बार बेच करके ही।
किसी को इजाजत नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। और मैं पूरा बताऊं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर इन्होंने इसका पूरा प्लान किया। 56 लोगों को हमने चिन्हित किया है और इन 56 लोगों का भविष्य अंधकार में है। मैं विक्रम सिंह जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की किसी साजिश को हम आगे कामयाब नहीं होने देंगे। मैं एक बात और जोड़ूं, ये जिस जहां पर घटना हुई है ना, ये चौरी चौरा बहुत क्रांतिकारी ऐतिहासिक स्थल है। इस चौरी चौरा क्रांतिकारी ऐतिहासिक स्थल को बदनाम करने का जिन्होंने चेष्टा की है और विशेष करके जनता को दंड देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन समाजवादी पार्टी के गुंडों का आक्रोश जनता पर है कि ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जीता क्यों दिया है। इसलिए दंगे की आग में झोंक दो तो कर्फ्यू लगेगा, जनता परेशान होगी, लेकिन उनके ये मंसूबे हम इन पर पानी फेर देंगे। इन मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों पर बहुत ठोस कठोर कार्रवाई होगी, रासुका तामील करनी होगी, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सुधीर दुबे जी, समाजवादी पार्टी मतलब ये कनेक्शन समाजवादी पार्टी का जहां पे भी दंगा होता है एसपी कनेक्शन क्यों हो जाता है? मतलब क्या है, क्या रिश्ता क्या कहलाता है ये? इसमें भी एक समाजवादी पार्टी का मनोरंजन यादव फरार चल रहा है, कई नामजद हैं, क्या अब क्यों ये सब क्यों? अब तो हार गए अमन जी, दुबे जी। आपने तो मीडिया ट्रायल में ही जिन जिन लोगों का नाम आया है उनको सबको आपने दोषी घोषित कर दिया, और जो चार प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के आपके चैनल पर बैठे हैं वो सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को विक्रम सिंह आपको विक्रम सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं आपको? अरे विक्रम सिंह जी जिस उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जिस बहुत लंबी सेवा की है उन्होंने, अभी जिन लोगों का नाम आया, अभी कोई अदालत से कोई दोषी करार नहीं हुए, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दो, उनको 50,000 का इनाम कर दो, उनको गोली मरवा, इस तरह की बात कहना मैं समझता हूँ विक्रम सिंह जी जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। नहीं तो दंगाइयों का क्या करें? अगर दंगाइयों का क्या बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो आरती थोड़ी ना उतारेंगे भाई? निश्चित रूप से भाई बुलडोजर राज पर ही तो मोहर लगाई है ना यूपी की जनता ने। निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर राज 2.0 इसीलिए तो आया है, बुलडोजर राज पर ही मोहर लगाई है ना। एक बात यूपी के लोग चाहते हैं। एक घटना होती है जिसके अंदर पब्लिक ने इतना बड़ा आंदोलन किया और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। विक्रम सिंह जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कहां से आ जाते हैं जहां पे भी दंगा होता है? इसमें मनोरंजन यादव अमन जी मुझे बात कहने का मौका दीजिए आप। हमारे वहां के जिलाध्यक्ष ने डीएम साहब से ये निवेदन किया है और एक ज्ञापन भी दिया है, अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर इस घटना में लिप्त है तो समाजवादी पार्टी उसका कोई समर्थन नहीं करती है, लेकिन अगर किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध। त्रिपाठी जी निर्दोष को फंसा रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी, फिर एसपी कनेक्शन एसपी नेता त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी, फिर मैं रवि किशन आ रहा हूं आपके पास। अमन जी बाकायदा पूरे एविडेंस हैं कि किस प्रकार से इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, उसका पूरा खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है कि कैसे सोशल मीडिया पर इन्होंने भड़काऊ पोस्ट लिखना का काम शुरू किया, कैसे वहां लोगों को एकत्रित करने का काम शुरू किया। तमाम वीडियो फुटेज में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता दिखाई पड़ रहे हैं और उनको चिन्हित किया है। मैंने इसीलिए बताया कि 56 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से नामजद है, 56 नामजद है। परेशान मत होइए, एक एक को चुन चुन करके हम जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे। और जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके 56 नामजद है, 56 नामजद है। गोरखपुर की पुलिस का इतिहास हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और गोरखपुर की पुलिस की गोरखपुर को पहले भी आप दंगे की आग में झोंकते रहे जब सरकार समाजवादी पार्टी। चलिए विक्रम सिंह, फिर रवि किशन आ रहा हूं, अपनी जेश अवस्थी, पहले विक्रम सिंह एक एक करके। एक मिनट, हो गया, बचा लिए जिसको बचाना था, आपने मैसेज दे दिया। विक्रम सिंह, उसके बाद अपनी जेश अवस्थी। प्रोफेसर केवल 2 वाक्य। जी सर, बिल्कुल। कार्रवाई होती है साक्ष्य के आधार पर होती है, ठीक है, वीडियोग्राफी के आधार पे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर। और विवेचना तो मैं बताना चाहूंगा पुलिस ही करेगी, मुर्गी पालन विभाग या गन्ना विकास अधिकारी थोड़े ही करते हैं। विवेचना का काम कोर पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से पुलिस ही करती है। आपको अगर अविश्वास हो तो उसको एसआईटी से कह दीजिए या सीबीसीआईडी से कह दीजिए, सीबीआई से, लेकिन करेगी पुलिस ही, मुर्गी पालन विभाग वाले नहीं आएंगे और नहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता विवेचना करेंगे। आपको शिकायत हो कोर्ट से कह दीजिए, लेकिन वो न कहकर के आरोप लगाना कि पुलिस और पुलिसिया। दुर्भाग्य ये है कि पुलिस के अलावा कोई विवेचना करने वाला नहीं है, मुर्गी पालन विभाग नहीं आएगा। पुलिस से ज्यादा दंगाइयों पर भरोसा है। हैरानगी तो ये होती है ना। मैं एक मिनट, रवि किशन पहले एक मिनट, अवनीश अवस्थी 30 सेकंड, फिर रवि किशन एक आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। अवनीश अवस्थी 30 सेकंड। मुझे ब्रेक पर जाना। सी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये बता दे, उनको याद रखें अब 24 घंटे कि यूपी में दंगा करने की उनकी साजिश किसी भी हालत में सफल नहीं हो पाएगी। निर्दोष लोगों को भड़का करके
मासूम लोगों को भड़का करके दंगा करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो ये। दूसरा, अमन जी, एक छोटा सा सवाल और है। वो कहाँ गए वो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को जो कहते हैं, जो बिना किसी बात के कभी राष्ट्रपति को कभी किसी को खत लिख देते हैं, वो कहाँ हैं वो सब? कि भैया ये हार के बाद ये जो दंगे कराए जा रहे हैं, तलाक दिया जा रहा है, बाबर को मार दिया गया, ये इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी थोड़ा ना समाजवादी पार्टी चलिए, मुझे को। ब्रेक पर जाना है, लेकिन मुसलमान एक तो कमेंट इनके लिए- आपका रवि किशन, आपका एक जाते जाते एक कमेंट आपका, मतलब वही डर है कि राम भक्त बाबर को मारा, आपने जिक्र किया, पहले बाबर को मारा, फिर ये दंगे की कोशिश, फिर ये आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, शपथ वाले दिन, तो ये आगे नहीं होगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना, ये तो आगे होगा। हार के बाद इनको ये चिंतन करना चाहिए। हाँ, ये बट इनको ये चिंतन करना चाहिए कि हमको हराया क्यों, हमको जनता क्यों पसंद नहीं कर रही, हम लोगों को जनता क्यों दूर रख दी, हम लोगों को सिंहासन से दूर क्यों रख दी, सरकार बनाने से क्यों दूर, क्योंकि जनता इनकी मंशा जानती थी कि ये आएंगे तो अगड़े पिछड़ों को, सारे समाज को, दबे कुचले लोगों को भी पता था कि आके ये लोग बहुत हम लोगों को फिर दबंगई होगी, फिर मारा पीटा जाएगा, फिर हमारे साथ छिनैती डकैती होगी, फिर लूटा जाएगा, कब्जा किया जाएगा, ये सब जानती थी। अब इन लोगों ने अपना स्वरूप दिखा दिया। ये दिस इज द रियल फेस ऑफ देयर पार्टी। इनकी सोच ही यही रही, इसी सोच पर ये लोग राज करते रहे, डराना धमकाना, बाहुबली माफियाओं को बिठा देना सर पे, और उस डर में सब लोग वोट करते थे और उनकी सरकारें बनती थी। शुक्रिया 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 सर, शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बहस नंबर 2, कश्मीरी पंडितों का कौन सगा, किसने उनको ठगा, दावे और वादे, और दो चिट्ठियां आ गई हैं, दोनों चिट्ठियां लेकर बैठा हूं। ब्रेक के बाद इसकी बात करेंगे। कश्मीरी शिक्षकों पर चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी, मेरी चिट्ठी वर्सेस तेरी। सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया, ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई, और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा, जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा, जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी, और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई जंग में दोनों सेनाओं को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहां से आए एक वीडियो में सेना के कई टैंक तबाह दिखाई दिए।
जिनमें कुछ यूक्रेन के थे तो कुछ रूस की फौज के। दावा किया गया कि कीव में लड़ी जा रही लड़ाई से दोनों ही सेनाओं को खासा नुकसान हुआ। वहां सड़क पर एक टैंक को तो जवानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस पर कालिक की परत चढ़ी दिखी। वहीं इस लड़ाई में एक रॉकेट लॉन्चर की तो शक्ल ही बदल गई। वो जिस ट्रक से जुड़ा हुआ था उसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों की ऐसी ही हालत दिखी। कुछ जगहों पर तो जमीन पर हथियार भी बिखरे नजर आए। वहीं शहर में लगे कुछ साइन बोर्ड का रंग फीका दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी फौज को चकमा देने के लिए उनमें लिखी जानकारियां मिटा दी थी। उधर यूक्रेन ने खेरसोन के कुछ इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। इस महीने की शुरुआत में रूस ने इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों से रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन के एक सुनसान इलाके में उसके सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बार फिर अपने शहर में दाखिल होने की खुशी साफ दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि वहां कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर रहे एक रूसी ट्रक के परखचे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से ट्रक में हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ट्रक सड़क से गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह रूसी सेना का ट्रक था, जो यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन का शिकार हुआ। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ट्रक दनादन सड़क से जाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग पर चढ़ा, उसके परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि ये ट्रक डोनेस्क शहर में यूक्रेन की सेना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। डोनेस्क वही जगह है जिसे रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले अलग देश की मान्यता दी थी। उधर रूस के हमले के बाद यूक्रेन के निकोलेव में बारूदी सुरंगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां इस काम में विस्फोटकों को ढूंढने वाली विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई और इसी टीम के कुछ सदस्य एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां वो अपने उपकरणों के साथ बारूदी सुरंगें तलाशते नजर आए, ताकि इनसे आम लोगों और सेना के जवानों को नुकसान न पहुंचे। अब तक ये टीम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े पुराने बमों और उपकरणों को ढूंढकर नष्ट करने का काम करती थी, लेकिन पुतिन की सेना के हमले के बाद ये टीम रूसी बमों और रॉकेटों को भी ढूंढने में जुट गई। विस्फोटक ढूंढने वाली इस टीम का काम इसलिए काफी अहम है क्योंकि युद्ध के बावजूद कई लोग अब भी इस इलाके में टिके हुए हैं, जो रोजमर्रा की चीजों के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग रूसी विस्फोटकों की चपेट में ना आए, यही इस टीम की कोशिश है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन की फौज को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम के एक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई टैंक पूरी तरह से तबाह दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक रूसी सेना के थे और यूक्रेन ने अपने हमले से इन्हें ध्वस्त किया था। यही नहीं, कई रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात भी कही गई। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें तबाह नजर आईं। हमले इतने जोरदार थे कि कुछ घरों की छतें भी जल गईं। एक कश्मीरी टीचर्स धक्के खाते रहे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत इनको परमानेंट करने की घोषणा। आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेके हम। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पर आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धत्था बता दिया। और अब देश के लिए दूसरी सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा सवाल यह कि कश्मीरी पंडितों का कौन सगा, किसने उन्हें ठगा, यह सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, सवाल कश्मीरी पंडितों को लेकर केजरीवाल सरकार के दावे और बीजेपी के सवालों के बाद और भी बड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को दिल्ली विधानसभा में झूठा बताकर कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर टैक्स फ्री नमक रगड़ा। उन्होंने ठहाका लगाया, वो हंसे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर वो हंसे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का गंदा और भद्दा मजाक उन्होंने बनाया। यह बीजेपी का आरोप है, जबकि केजरीवाल सरकार का आरोप है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। इसी प्रक्रिया में, इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था, ध्यान से सुनिएगा, जो खबर है कि दिल्ली में कश्मीरी शिक्षक जो माइग्रेंट, जो कश्मीरी शिक्षक हैं, उनकी 233 कश्मीरी जो शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केजरीवाल सरकार ने किया है।
93 से कुछ कश्मीरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनकर आए, तब से लेकर आज तक दिल्ली में बीजेपी सरकार रही, सारी सरकारें रही, किसी ने कुछ नहीं किया। ये केजरीवाल सरकार थी जिन्होंने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो है 233 कश्मीरी टीचर पक्के किए। ये दावा किया, ये बहुत बड़ा दावा किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, जबकि सोशल मीडिया पर अब वायरल एक चिट्ठी में अब उसके बाद दावा यह किया गया कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की नौकरी पक्की होने से रोकने के लिए, केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी ताकत लगा दी। यह वो चिट्ठी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं दोनों चिट्ठियां आपको दिखाऊंगा क्योंकि लड़ाई जो है वो चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी हो गई। ये देखिए, दो चिट्ठियां मेरे हाथ में है। अब ये दो चिट्ठी क्या क्या है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समझाना बहुत जरूरी है। दोनों चिट्ठियों को अगर हम यहां पर डालें एक बार समझिएगा, बहुत ये मामला दिलचस्प भी हो गया है। अब पहली चिट्ठी जो वायरल चिट्ठी थी वो आई थी गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। उसमें दावा किया गया कि जिसमें यह बताया गया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो राहत दी कश्मीरी पंडित शिक्षक, कश्मीरी शिक्षकों को, उसके उस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने अपील की। उसमें यह बताया गया कि 18 मई 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। मतलब यह तो उल्टा दावा किया गया। उसके बाद 21 मई 2018 को हाईकोर्ट की डबल बेंच का शिक्षकों के पक्ष में एक और फैसला। फिर आगे क्या हुआ? फिर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मतलब साम दाम दंड भेद, हाईकोर्ट या डबल बेंच ने जब जब कश्मीरी शिक्षकों को राहत दी, केजरीवाल सरकार ने उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, आखिर में जाकर, इस चिट्ठी में दावा है, ये वायरल चिट्ठी है, 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की, दिल्ली सरकार के खिलाफ और कश्मीरी शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। तब जाकर केजरीवाल सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। अब इसमें है दिलीप भान संयोजक। अब ये दिलीप भान, अब इनके यहां हस्ताक्षर नहीं है। अब देखिए पेज, ये एक वायरल चिट्ठी है, इसमें हस्ताक्षर नहीं है। दिलीप भान संयोजक, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। अब एक आज नई चिट्ठी आ गई है जो मेरे हाथ में है, वो ये नई चिट्ठी है, उसको भी एक बार हम डाल दें। अब यह है कि ये असली चिट्ठी है, वो असली चिट्ठी। अब ये नई चिट्ठी आई है जिसको आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, ये जारी किया गया। इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड। इसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, हम बिना हस्ताक्षर वाली वो फर्जी चिट्ठी जो हमारी एसोसिएशन के नाम पर किसी दिलीप भान, जिसे ना कोई जानता है और ना ही वो एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा प्रसारित की जा रही है, उसका खंडन करते हैं। ये दूसरी चिट्ठी आई है कि कश्मीरी पंडितों को परमानेंट किसने किया नहीं किया। अब इसमें कहा गया कि भाई दिल्ली सरकार ने तो हमारे लिए बहुत कदम उठाए। हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी माइग्रेंट शिक्षकों की मदद की और दिल्ली कैबिनेट के जरिए नीति बनाकर इस तारीख में हमें नियमित किया। अब ये चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी हो गई है, इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए हस्ताक्षर है नीचे, इसमें है टीके भट्ट जनरल सेक्रेटरी, विनय सचिव और विनय विशिन। और एक और चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। हालांकि दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमें नियमित करने के मामले में हमेशा हमारी मदद की। अब फैसले के ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो दोनों पॉइंट को खारिज करता है कि हालांकि, ध्यान से सुनिएगा, इस चिट्ठी में भी लिखा गया, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, हाईकोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ये तो सवाल है ना कि क्या अपील की गई थी कश्मीरी शिक्षकों के पक्ष में जो फैसला आया, क्या उसके खिलाफ 2015 में अपील की गई? नंबर एक, क्या डबल बेंच का जो फैसला है 2018 में, क्या उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी नहीं की गई थी? ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि कौन सच्चा कौन झूठा, ये कौन सगा किसने ठगा और इसमें देखिए, इसमें लेकिन हस्ताक्षर है, इस चिट्ठी में हस्ताक्षर है, टीके भट्ट जनरल सेक्रेटरी और विनय विशिन ट्रेजरर, इसमें इस चिट्ठी में हस्ताक्षर है। तो चिट्ठी वैसे चिट्ठी हो गया, कश्मीरी शिक्षकों को किसने ठगा, कौन किसका सगा, इस पर हम बात करेंगे। डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ आपको बता दें, अच्छा तेजेंद्र बग्गा जी है मेरे साथ, आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बग्गा जी स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ सैयद अब्बास, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सैयद अब्बास जी। और यहाँ स्टूडियो में सुशील पंडित भी हैं आज मेरे साथ। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सुशील पंडित आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ये दो चिट्ठी मेरे हाथ में है, क्या है चिट्ठी का माजरा? मतलब कश्मीरी
शिक्षकों की मदद की केजरीवाल सरकार ने। ये नई चिट्ठी है, दावा कर रही है। पहली वाली चिट्ठी कह रही है कि भैया ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुशील पंडित। अमन जी, ये चिट्ठी ना हुई, एक लंगोटी रह गई अब लाज बचाने वाली। मामला शुरू हुआ था झूठी फिल्म, कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म कहने से। वो फिल्म जो हमारी त्रासदी को, हमारे दर्द को, हमारी नस्लकुशी को, हमारे जातीय संहार को जीवंत रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत करती है और पूरा देश सदमे में आता है, पूरे देश की संवेदनाओं का बांध टूट जाता है। ऐसी फिल्म पर ठहाके लगाते हुए उसको झूठी कहने का प्रकरण है। वहां से शुरू होती है ये बात, और उसके बाद जब चारों तरफ से धिक्कार, चारों तरफ से रोष, विरोध प्रकट होता है, तब कहा जाता है कि नहीं, हम तो आपके बहुत हमदर्द हैं और हम चाहते हैं कि आपको न्याय भी मिले और आपका पुनर्स्थापन भी हो। मैंने जब अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से ये सुना कि कश्मीरी पंडितों को न्याय भी मिलना चाहिए, पुनर्स्थापन भी होना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मुझे याद आया, मैं पिछले कम से कम 11 साल से इन्हें देख रहा हूं और 10 साल तो इन्हें लगभग पार्टी बनाए हुए भी हो गए। आज तक इनके किसी भाषण में मैंने कश्मीरी हिंदू शब्द, कश्मीरी पंडित शब्द इनके मुंह से नहीं सुना, इनकी प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं सुना या पढ़ा या देखा, पहली बार। और ये मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर में जम्मू के बाद सबसे अधिक संख्या में विस्थापित रहते हैं, लगभग 1 लाख हैं हम यहीं इसी क्षेत्र में रहने वाले। आज तक मैंने इनके किसी कार्यक्रम में, किसी नीति में, किसी निर्णय में हम लोगों के लिए कुछ होते हुए ना देखा ना सुना। लेकिन उसके बाद आज ये अपनी लाज बचाने के लिए कुछ आधा दर्जन टीचर्स की गर्दन पर सवार होकर के उनसे चिट्ठी ले आते हैं। आप क्या, अच्छा ये अब आप नया आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गर्दन पर सवार होकर चिट्ठी जबरदस्ती लिखवाई गई? नहीं, इन्होंने तो कहा था कि साहब आप चरणों में चले गए, किसके? विवेक अग्निहोत्री के। आज किनके चरणों में चले गए आप? किनसे आप सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए? कश्मीरी शिक्षकों की गर्दन पर चढ़कर चिट्ठी लिखाई गई, आप ये नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की, कोई बात करना नहीं चाहता इस विषय के ऊपर, कोई रिकॉर्ड पर आना नहीं चाहता है। और जब आप एक सरकार के मातहत कर्मचारी हैं, आप उनसे क्या नहीं करवा सकते? इसके दबाव में कश्मीरी शिक्षकों से मुझे लगता है, मुझे लगता है, अच्छा आपको लगता है? लेकिन जो तथ्य हैं वो अपनी जगह वैसे के वैसे खड़े हैं। आप हाई कोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देते हैं, डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, पहले उसको लटकाए रखते हैं, उसके बाद ये 2 फैक्ट्स हैं। उसके बाद आप यूपीएससी जाते हैं पता करने के ये कर सकते हैं कि नहीं। ये 2 फैक्ट्स हैं कि हमें कुछ नहीं कहना कि क्या हाई कोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में, डबल बेंच में चुनौती दी गई, नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो डबल बेंच का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, नहीं दी गई, और दी तो किसने दी तो केजरीवाल सरकार। ये 2 फैक्ट्स हैं। लेकिन बग्गा जी पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा वोकल हैं इस इशू को लेकर, ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन अब तो कह रहे कि पोल खोल दिया आपकी, केजरीवाल सरकार के, आम आदमी पार्टी के पोल खुल गई आपकी, तो चिट्ठी फर्जी निकली, इसमें तो साइन ही नहीं है। ये वाली चिट्ठी में इतने साइन है। जो व्यक्ति आपके साथ बैठे हैं, जिनसे अभी आप पूछ रहे थे, सुशील पंडित, क्या जो उनका इतिहास नहीं जानता होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडितों की जो लड़ाई लड़ने वाले अगर आपको मुख्य चेहरे देश में देखेंगे, उनमें एक सुशील पंडित जी है। और आज सुशील पंडित जी ने जो कहा आपसे, ऐसी ही बातें और भी कश्मीरी पंडित कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अमित रैना, जिन्होंने ये कोर्ट के अंदर अपील डाली कि बिट्टा कराटे, यासीन मलिक और इन सब लोगों को जेल की सलाखों में, और जो भी केस की अपील डाली, उन अमित रैना जी ने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा हमारे कश्मीरी पंडित टीचरों को दिल्ली सरकार की तरफ से फोन करके धमकाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं दोगे तो तुम नतीजे भुगत लेना। ये उनकी ट्वीट वहां पे मौजूद है, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट है, और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कोर्ट के अंदर अपील डाली है। आप चाहे तो वो ट्वीट में आपको दिखा सकता हूं टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन जो सुशील पंडित जी ने बात कही, आज विषय ये नहीं है कि ये कश्मीरी जो, उसके बाद ये तो सारे फैक्ट हैं। चिट्ठी, आप दोनों चिट्ठियों को छोड़ दीजिए, दोनों चिट्ठी सच्ची और झूठी हो सकती है, कोर्ट के रिकॉर्ड तो सच्चे झूठे नहीं हो सकते। लोअर कोर्ट ने जब 2015 में इसको ऑर्डर को रिजेक्ट किया, कहा कि कश्मीरी पंडित जो टीचर एसोसिएशन, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो ये दिल्ली सरकार
हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गई। हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की अपील को रिजेक्ट किया, डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने भी कश्मीरी पंडित टीचर एसोसिएशन को न्याय दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। ये 4 साल 5 साल तक अगर ये न्याय देना चाहते थे तो ये 4 साल 5 साल तक ये क्यों गए? क्यों नहीं इन्होंने उस समय कहा कि हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे? आज ही जब इनकी सरकार 2013 के अंदर बनी थी, ये कहते कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है 2010 के अंदर जो अपील डली थी हम उनको न्याय देते हैं। ये 7 साल 8 साल तक इन्होंने केस को क्यों खींचा? लेकिन 2010 में अपील डली थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन बग्गा जी आप जिनके बात चालू कहां आप जिनकी एक मिनट सुनिए, आप जिनकी तरफ से बोल रहे हैं वो तो चिट्ठी जारी, वो जो चिट्ठी जारी करके कह रहे हैं उसमें साइन है टीके भट्ट, विनय विशन, किरण कौल, सुनीता धर, सबके साइन है इसमें। अब ये झूठ बोल रहे हैं या आप, मतलब ये तो चिट्ठी आई है। आप ये सुशील जी ने कहा, जो अमित जी ने कहा कि जिस तरीके से टीचर्स के ऊपर तलवार हो सकती है, सुशील जी ने एक डाउट में कहा, लेकिन अमित जी ने जो कहा मैंने बता, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों चिट्ठियों को साइड कर देते हैं। क्या कोर्ट के रिकॉर्ड झूठे हो सकते हैं? कोई भी जा सकता है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी हाई कोर्ट की उस पे वेबसाइट पे जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए, ना बीजेपी की माने ना आम आदमी पार्टी की माने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए और वहां देखे कि उस केस के खिलाफ अपील करने वाला कौन था। दिल्ली सरकार थी कि नहीं? दिल्ली सरकार के वकीलों ने वहां आके कहा था कि नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये न्याय नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, इनको ये नहीं मिलना चाहिए। ये सवाल मैं ले रहा हूं, ये मैं सवाल ले रहा हूं। सईद अब्बास है। सईद अब्बास, सीधा सा सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। 18 मई 2015 को सिंगल बेंच ने जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था, क्या उसको तब की दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी, हां या ना? ओके अमन भाई, सबसे पहले तो हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। बग्गा जो है मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ या ना? जी सुनिए, अरे भाई भाजपा को तो इतना समय देते हो, हम वक्त निकल कर आते हैं, हमें हाँ और ना तो बुलाते क्यों भैया? सर आप अगर बुलाते 20 मिनट पूरा बोलिएगा तो मैं पूरा बोलिएगा, पूरा ऐसा करिए, पूरा तो समय देंगे सैयद भाई को, पूरा समय देंगे, सैयद अब्बास जी को पूरा समय देंगे। पीसीआर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीआर से, पूरा समय आज आपको दिया जाएगा, बस इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 18 मई 2015 को क्या दिल्ली सरकार ने मैं आपके तरीके से नहीं जवाब, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, हाँ या ना? एक मिनट दीजिए, इसको डिनाई कर दीजिए, मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। जवाब दूंगा, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए। तो अभी आपके जवाब का सवाल सुनिए, 1 मिनट दीजिए बस। ठीक है। सबसे पहले तो अमन भाई, जैसे मैंने कहा, भाजपा वो है ना कुछ अच्छा करेगी कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, ना कुछ अच्छा होने देगी। आपके सवाल का जवाब ये है, कौन है ये आदमी अनिल बैजल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली सरकार का, जिसने खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चिट्ठी में विद सिग्नेचर लिखकर बताया कि इनको परमानेंट रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा वालों को कि इसको झूठ बतलाए, नहीं कर सकते, क्योंकि खुद अनिल बैजल भाजपा द्वारा नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पे रोक लगाई। और नाम किसका? आम आदमी पार्टी का। 233 जो परमानेंट टीचर्स बनाए कश्मीरी पंडित ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, किन्होंने ये रोक लगाने का ये काम किया? एलजी अनिल बैजल। मैं आपके शो में डंके की चोट पर कह रहा हूं। अब ये 2 चिट्ठियों की बात, मेरे भाई भग्गा जो कहते हैं अरे ये चिट्ठियों को छोड़ दीजिए, क्यों छोड़े? असली चिट्ठी ठीक है विनय भट्ट ने लिखी है, विनय विशन ने लिखी है, सेक्रेटरी ट्रेजरर मेंबर्स ने लिखी है। आपकी जो चिट्ठी है नकली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। ठीक बात है। नहीं, मैंने दोनों चिट्ठियां दिखाई। सैयद भाई अगर आप जवाब दे दे, अब अगर हिम्मत है, आपने 1 मिनट बोला आपने, क्या कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ अपील अनिल बैजल के कहने पर की थी दिल्ली सरकार ने? अपील कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ डबल बेंच में क्यों की गई, सुप्रीम कोर्ट में क्यों की गई? क्या की गई थी, नहीं की गई थी? फैक्ट बताइएगा, फैक्ट। की गई थी, नहीं की गई थी? की गई थी या नहीं की गई थी? बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, और ये 2 लेटर के तथ्य पर बता रहा हूं। पहला लेटर जो मेरा सवाल एसोसिएशन जो
नहीं है सवाल। मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, मैं 10 बार ये सवाल पूछूंगा, इस सवाल का जवाब रुकिए एक मैं सैयद अब्बास दोबारा से। जितने भी लोग देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे, सवाल सुनिएगा। 18 मई 2015, सुनिए एक मिनट, 18 मई 2015 सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट की कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। दिल्ली सरकार ने उसके खिलाफ अपील की या नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, 21 मई 2018 डबल बेंच ने भी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के पक्ष में फैसला सुनाया। तब फिर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की या नहीं की? मुझे बता दीजिए, की या नहीं की? सैयद अब्बास, की या नहीं की? सैयद अब्बास, यानी कि आपके पास जवाब नहीं है। आपको टारगेट करते हैं और भाजपा को छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने बोला ना फर्ज, मैंने बोला ना 2 चिट्ठियां हैं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सैयद अब्बास, नहीं आपके पास जवाब नहीं है ना? जवाब है ना, बताइए की थी या नहीं की थी? अभी जवाब दे रहा हूँ, की थी या नहीं की थी? सुनिए, अभी ये जो अब्बास साहब की बात मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि एलजी ने अप्रूव नहीं की, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, जबकि मेरे पास वो कागज है। 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया। 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 17 सितंबर 2017 को एलजी ने अप्रूव किया। ये अगर आपका मीडिया कैमरे को फोकस झूठ है, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ। अच्छा, बोलने देते हैं। 17 सितंबर 2017। अच्छा, आप एक काम करिए ना, एलजी ने आपको जो रिटर्न में डिनाइल किया होगा उसकी लेटर ले आइए। सर मैं क्या कह रहा हूँ, एलजी ने जो आपको डिनाइल किया होगा। लेकिन अमन भाई, अमन भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो फिल्म को झूठा कहा गया। आज पूछिए इन्होंने फिल्म को झूठा क्यों कहा? इन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जब मजाक उड़ाया। अमन भाई, सवाल ये उठता है कि आज ये अपनी एम्बैरेसमेंट हटाने करने के लिए चिट्ठियां लेके आए हैं। आपने कहा कि फिल्म झूठी है। बताइए अब्बास भाई, फिल्म झूठी है कि सच्ची है? जो केजरीवाल ने कहा उससे आप माफी मांगते हैं? जो केजरीवाल ने कहा फिल्म झूठी है, कहा कि नहीं कहा? आप बताइए, आपने कहा फिल्म झूठी है कि नहीं कहा? चोरी ऊपर से सीना जोरी। सैयद अब्बास, सुनिए ना सैयद अब्बास, मेरे को तो बस कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कौन कोर्ट में गया, बस ये बता दीजिए, बात खत्म। मैं डिबेट का मतलब ही नहीं रहेगा। मेरे को लग रहा है डिबेट ही बेमानी है भाई। आप बस बता दीजिए कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? ऊपरी कोर्ट में है हिम्मत? बता दीजिए इसका जवाब। कौन गया? कौन गया? पंडित के एसोसिएशन, जो टीचर्स माइग्रेशन एसोसिएशन में क्या लिखा है? कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ ऊपरी अदालत में कौन गया? सैयद अब्बास, सवाल समझ नहीं आता है क्या आपको? सवाल नहीं समझ में आ रहा क्या? कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ ऊपरी अदालत में कौन गया? दिल्ली सरकार गई या नहीं गई? मुझे बता दीजिए भाई। मैं तो तारीख बता रहा हूं, 18 मई 2015, 21 मई 2018। हाँ जी, नहीं गई नहीं गई दिल्ली सरकार कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ पर रोक लगाई या नहीं लगाई? मेरे साथ में मनोज कुमार जी भी हैं, ये भी दिल्ली में ही हैं, कश्मीरी स्थापित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मनोज जी, ये आप क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, सुशील पंडित भी है, मैं आ रहा हूं बग्गा जी, आपको टाइम दूंगा पूरा, आप अच्छे से समझाइएगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन पहले मनोज कुमार जी भी हैं। मनोज कुमार जी, दिल्ली सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को रेगुलराइज किया, कोई सरकार नहीं कर पाई। 93 में कुछ कश्मीरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनकर आए, 94 में मदन लाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री उन्होंने किया। लेकिन इकलौती सरकार जिसने 233 कश्मीरी टीचर पक्के किए वो केजरीवाल सरकार। सही या गलत? मनोज कुमार सर, ये तो कोर्ट ने किया है, जो भी डिसीजन आया है वो तो थ्रू कोर्ट से आया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए बोलिए बोलिए। वो जो भी कोई डिसीजन आया हुआ वो कोर्ट के थ्रू से ही आया है। लेकिन एक और कोर्ट का ऑर्डर है, शायद आपका ध्यान मैं आपको दिला दूं इसके ऊपर। अच्छा। कि 2018 में 16/8/2000 में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था दिल्ली सरकार को कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, ठीक है जी, उनकी यहाँ पे फैमिली बाइफर्केशन, एडिशन, डिलीशन नहीं हो रही है, उनको वो कर लीजिए। और जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मैं 16/8/2018 की बात कर रहा हूं, और जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था जजमेंट में आपने, इन द व्यू ऑफ द अबव रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज डायरेक्टेड टू टेक अ डिसीजन विद रिगार्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट एज आर्टिकुलेटेड इन द प्रेजेंट पोजीशन एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। ठीक है सर, ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 16/8/2018 की। उसके बाद 6 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे लगातार कॉन्स्टेंटली हम इनको फॉलो अप कर रहे थे, तो कोई वहां से पॉजिटिव साइड रिजल्ट नहीं आया।
ठीक है। उसके बाद सर हमने दोबारा एक एप्लीकेशन डाली इनको 2028 में, सॉरी 2019 में, 28/2/2019 हाई कोर्ट के सामने फिर पिटीशन डाल दी हमने कि भाई इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। उसमें इनका काउंसलर जो था, थ्रू देयर काउंसलर, जो दिल्ली सरकार का काउंसलर जो था, उसने देखो क्या स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने। इट वाज स्टेटेड बाय द काउंसिल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट दैट स्टेप्स हैव बीन टेकन एंड deliberations were held along with discussions with government of J&K as well as Ministry of Home Affairs. It is stated that the process was inconclusive and likely to take about 6 months time. ठीक है सर? ठीक है। तो इन्होंने वहां पे कहा था कि जज ने जब इनसे पूछा था कि भाई आपको कितना टाइम लगेगा, कितना कब करोगे आपको, तो इन्होंने कहा कि हम तो बात कर रहे हैं इनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और J&K स्टेट से भी, तो हमें 6 महीने में ये हो जाएगा। मतलब फिर ये तो आज हो गया, नहीं आज हो गया सर 2022। वो 21 का ऑर्डर आया हुआ है, ये वो 18 का ऑर्डर, 18 का ऑर्डर है, 18 का ऑर्डर आया हुआ है, 21 हो गया, हाँ 22 हो गया, आज हो गया, अच्छा 22 हो गया। आज इनके मिनिस्टर साहब है, उनके पास ये मेरे ख्याल से 9 महीने या 10 महीने इनके पास ही फाइल पड़ी हुई थी। यानी आप ये देख लीजिए 2019 में अगर मैं प्रिज्यूम करूं, फरवरी 2028 फरवरी 2019 से में अगर मैं ये मान लूं कि उसके बाद अगर 6 महीने हो गए और जो इन्होंने मांगे थे, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो अब तक ये फाइल ऐसी ही है। मैं सुशील पंडित और बग्गा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सही बस मानने में बुराई नहीं है। अगर पंडितों से प्रॉब्लम है तो खुलकर मान लीजिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है देखिए, अब ये तो एक एग्जांपल है ना, ये जो मनोज कुमार जी हैं, ये तो बीजेपी के नहीं है ना, मनोज कुमार जी ये तो कह रहे हैं पंडितों से प्रॉब्लम है। तो टीके विनय भट्ट क्या कश्मीरी पंडित नहीं है? विनय विशन क्या कश्मीरी पंडित नहीं है? किरण कौल जिसने हस्ताक्षर किए, ये सब कश्मीरी पंडित नहीं है? क्यों आप सिर्फ एक भाजपा का साइड लेते हो? दोनों साइड दिखाइए ना। कश्मीरी पंडितों की साइड ले रहा हूँ। जिन्होंने साइन किया है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर, सभी ने कहा है। आम आदमी पार्टी के वाह की है, अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा किया है, उसकी तो बात करते हैं। सईद अब्बास उनको नौकरी थोड़ी ना गंवानी है, वो चिट्ठी नहीं लिखेंगे नौकरी, ये चिट्ठी नहीं लिखेंगे उनको नौकरी थोड़ी ना गंवानी है। ये जो नई वाली चिट्ठी आई है, नहीं मुझे ये आरोप है ना कि भाई उनकी नौकरी दबाव है उन पर। अब मुझे नहीं पता कौन, बस मुझे अगर बता दीजिए, आप फिर से बोल रहा हूं, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? अमन भाई, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी आपने कहा कि अगर ये ऐसा लेटर नहीं देंगे, कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी अमन भाई 5 सेकंड, जी बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। आपने कहा कि अगर कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? ऐसे लेटर नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चले जाएगी। कश्मीरी शिक्षकों के खिलाफ कोर्ट में कौन गया? जी तो आप भाजपा का समर्थन नहीं करते? कश्मीरी, मैं पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ, आपकी भी मैं पीड़ित पक्ष कश्मीरी पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ। अगर आप भाजपा, मैं कश्मीरी पंडितों का समर्थन कर रहा हूँ ना। अगर आप छोड़िए, आपके पास फैक्ट नहीं है, तेजेंद्र बग्गा, फैक्ट नहीं, कोई नहीं तेजेंद्र बग्गा जी उसके बाद सुशील पंडित। नरसंहार का मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? आपने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर ठहाके लगाए कि नहीं लगाए? ये तो बड़ी गलत बात। बग्गा जी बोलिए, बग्गा जी। नहीं, देखिए आपने आज सवाल देखिए, आज जो भी घटना हुई, ये शुरुआत कहां से हुई? अरविंद केजरीवाल आज 30 साल बाद कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, 1947 के बाद इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर नरसंहार कोई हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। आप मुझे एक भी एग्जांपल दे सकते हो पूरी दुनिया का कि अपने ही देश में 5 लाख लोगों को अपने घरों से छोड़ के विस्थापित होना पड़े 30 साल बाद? मतलब आप सोचिए, ये जो फिल्म है उसमें सिर्फ एक परिवार की कहानी है, आपको इसे 5 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या बीता। आज 30 साल बाद उनकी एक कहानी आती है। आप बेशक उसको टैक्स फ्री नहीं करते, हमारी मांग थी, आप कह देते कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। आपने सांड की आंख को किया, आपने 83 की फिल्म को किया, आप कहते थे हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप मजाक उड़ाते हैं। आप ये कहते हैं फिल्म झूठी है, तो मुझे लगता है कि जो उनके साथ 30 साल पहले हुआ था, आज कश्मीरी पंडितों के साथ दोबारा उस प्रकार की घटिया कृत्य करने का काम अरविंद केजरीवाल देखिए हुआ ये। अच्छा सैयद अब्बास बोलिए, सैयद अब्बास। कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस आने के लिए कोई भी आपने सर आप ये बता दो, भाषा को छोड़ो मेरी, क्या कदम लिए? भाषा मैंने केजरीवाल की देखी है जो प्रधानमंत्री को काउवर्ड को बात कहते हैं। आप ये बताओ, फिल्म को झूठी बोला आपने फिल्म को झूठी बोला हो या ना? आपने फिल्म को झूठी बोला हो या ना? आपने फिल्म को झूठी बोला हो या ना?
अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही है जो वो कहते हैं कि आपने अगर घर फिल्म में को झूठी बोला, हाँ या ना? बच्चे पूछते हैं तो तुम पापा आप करते क्या हो? अरे बेटा मैं पिक्चर की पोस्टर चिपकाता हूं। आपने फिल्म को झूठी बोला कि नहीं बोला? बस वही करते हैं और कुछ नहीं करते देखिए, आप। इनके पास जवाब नहीं है, ये भाग रहे हैं। MC अब्बास भाग रहे हैं। मैं कहता हूं MC अब्बास के पास कोई आंसर नहीं है। MC अब्बास किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप प्रोविजन कीजिए, अब्बास जी, आप। ठीक है, अब्बास जी मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने फिल्म को झूठी बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ नहीं अरे, कर सकते आप। आपके अब्बास जी, नेता ने आप एक फिल्म को बात झूठी सुन बोला कि नहीं बोला? मनमोहन सिंह से सीखिए। मनमोहन अरे, सिंह ये सब नहीं है। कितनी अब्बास हुआ जी ये है। एक बात सुन अच्छा लीजिए। हुआ ये सुशील पंडित, सर, मैं सुशील समझूंगा पंडित, जिसे क्या आपकी आगे आगे बढ़ते मेरे को ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुशील पंडित, हुआ ये है, निचोड़ ये है, डैमेज कंट्रोल हो रहा था, मुंह से झूठी निकल गया। अब हो सकता है इंटेंशनल ना हो, मुंह से झूठी निकल, मेरा सवाल है पूरा सुन लीजिएगा, झूठी निकल गया। डैमेज कंट्रोल में वो बता रहे थे कि मैंने तो इतना काम किया, वो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में थोड़ा और डैमेज हो गया। यही है ना पूरी कहानी सुशील पंडित? ये मुंह से झूठी निकल गया जो है, अगर ये किसी यूरोप के सभ्य देश में यहूदियों के संहार को झूठा कहे ना तो फौरन जेल जाएंगे। जब आप किसी के सामूहिक संहार को लीपापोती करके ढकते हैं या उसे झूठा बताते हैं, आप उस समुदाय का एक बार फिर संहार करते हैं। जेनोसाइड डिनाइड इज जेनोसाइड रिपीटेड मेनी टाइम्स ओवर। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, ये आत्मा विहीन होने का साक्ष्य है। आप अपने छाती में कलेजा दिल रखते हैं या पत्थर रखते हैं? आपके कई राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन पीड़ितों का मजाक उड़ाना। ठीक है सुशील पंडित, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में थोड़ा और डैमेज हो गया, यही मेरे को लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि महायुद्ध रोकने में जुटे शांति दूतों को जहर किसने दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच जापान के पास पुतिन ने अपनी फौज क्यों उतार दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की परमाणु सुरंग वाली साजिश क्या है, और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी से हटाने की स्क्रिप्ट किसने लिखी। यूक्रेन और रूस की जंग को 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कीव पर कब्जे पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि रूस ने अब जमीन और आसमान से हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन